Hello students, welcome or welcome back to my channel Physics Puran. On this channel you will get all the topics of physics from basic to highest standards. आज की वीडियो में हम NCERT फिजिक्स बुक की चैप्टर 1 की सॉल्यूशंस करेंगे. So let's get into the video. Question number first is, what is the force between two small charged spheres having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed from 30 centimeter apart in air. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुलम्ब्स लॉ को कंसिडर करना होगा. सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ये दो चार्जेस हैं जो कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए दिस इज Q1 charge and Q2 charge, Q1 and Q2. They are aparted at the distance 30 centimeter. Got it? So Q1 sphere की चार्ज कितनी है, 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and Q2 sphere की चार्ज कितनी है, 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. So according to question हम solution करते हैं. So given Q1 2 into 10 to the power minus 7 coulomb, Q2 3 into 10 to the power minus 7 coulomb, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर. इसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. नाउ अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यहाँ पे K क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9. सो सारे वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे. सो K की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 to the power minus 7 Q1 की वैल्यू एंड Q2 की वैल्यू 3 into 10 to the power minus 7 अपॉन R स्क्वायर है. सो हम क्या कर देंगे 0.3 into 0.3. सो यहाँ से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं एंड पावर ऊपर चली जाएगी 2, ये हो गई 3 एंड कैंसिल हो गई. जब इन नंबर्स को हम 3 2 6 कैलकुलेट करेंगे एंड पावर्स को ऐड करेंगे -7 प्लस 2. जब हम इसे इवेल्युएट करेंगे तो हमें मिलेगी 10 to the power -3 न्यूटन. सो दिस मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बोथ चार्जेस. The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन. है ना, दो यहाँ पे स्मॉल स्फेयर्स हैं जिनके चार्जेस कितने हैं, 0.4 माइक्रोकुलम एंड 0.8 माइक्रोकुलम. ये इनके साइंस अपोजिट हमें इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. और कितने फोर्स से कर रहे हैं, 0.2 न्यूटन के फोर्स से कर रहे हैं. तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमने क्या करना है, कुलम्ब्स लॉ लगाना है. सो गिवन Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकुलम इक्वल टू, हम इस माइक्रोकुलम को कन्वर्ट कर सकते हैं 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कुलम. सिमिलरली 0.8 माइक्रोकुलम है तो इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं कुलम में, -6 कुलम से मल्टीप्लाई करके. फोर्स इन दोनों चार्जेस पे लग रही है वो है 0.2 न्यूटन. नाउ अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होती है. एंड फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछी गई है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर. ये जो दो स्फेयर है, चार्ज स्फेयर है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है. तो डिस्टेंस भी हम इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ये A का आंसर है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन F. राइट, नाउ हम वैल्यूज को पुट कर देंगे. सो R स्क्वायर इज इक्वल टू K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू है 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6, Q2 की वैल्यू है 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड F की वैल्यू कितनी है 0.2. गॉट इट. सो यहाँ से हम इसे 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं एंड ये 0.30 थी तो 10 नीचे आई थी, इन्वर्स हो जाएगी. सो इट विल बी व्हाट, -1. सो ओवरऑल 144 इंटू 10 टू द पावर, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगी -4. नाउ फर्दर R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी
144 into 10 to the power minus 4. So R is equal to root over 144 into 10 to the power minus 4. So it will be 12 into 10 to the power minus 2. That will be 0.12 meter. So it is the distance between the two charges. Now the second question arises, what is the force on the second sphere due to the first? इसमें पूछा गया है दैट सेकेंड स्फेयर पे फर्स्ट स्फेयर को कितना फोर्स लगाया जाएगा. सो सी, जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगी उतनी ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगी. सो इसकी आंसर हो जाएगी बी की आंसर हम लिख सकते हैं बोथ द स्फेयर अट्रैक्ट्स ईच other with the same force. That's it. Next question is, check the ratio KE square upon G ME MP is dimensionless. Look up a table of physical constant and determine the value of ratio. What does the ratio signify? ये देखिए, ये जो रेशियो दी गई है ये क्या है, के कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉन है, गॉट इट, एंड एम ई एंड एम पी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, जी यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. जब इनके डायमेंशंस को जब हम पुट करते हैं तो हो सकती है रेशियो डायमेंशन लेस आ जाए, गॉट इट, एंड डायमेंशन लेस आ जाएगी तो इस रेशियो को हम क्या सिग्निफाई करेंगे हमें वो बताना है. सो नाउ सो गिवन रेशियो इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, वेयर G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ME एंड MP आर द मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जिसकी यूनिट क्या होती है केजी, एंड E इज व्हाट, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी यूनिट होती है कूलम, एंड K इज कांस्टेंट एंड द यूनिट ऑफ कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो हमने सारे यूनिट्स को इस रेशियो में पुट कर दी. तो रेशियो में पुट करने के बाद हमें मिली क्या, ये देखिए ऊपर थी K, सो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ई स्क्वायर सो कुलम थी तो कुलम स्क्वायर हो गई, जी की यूनिट हमने पुट कर दी, एंड एम ई एम पी दोनों केजीज में होगी तो केजी स्क्वायर हो जाएगी. नाउ हम यहाँ से देख सकते हैं दैट दिस एंड दिस विल बी कैंसल्ड, नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन के पावर्स हैं सो कैंसिल हो जाएंगे, न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कोई भी यूनिट हमारी नहीं बची. इसकी मतलब क्या होगी कि ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, डायमेंशनलेस हो जाएगी. सो हमने ये प्रूव कर दिया दैट दिस रेशियो इज व्हाट, डायमेंशनलेस. द रेशियो इज डायमेंशनलेस. इट सिग्निफाई ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन. ये क्या सिग्निफाई करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशियो है जो किसके बीच में निकाली गई है, एक इलेक्ट्रॉन के एंड एक proton. Explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized. हमें स्टेटमेंट एक याद है इलेक्ट्रिक चार्जेस की क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड मीनिंग व्हाट, ऑलवेज जब इलेक्ट्रिक चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है तो वो पूरे इंटीग्रल नंबर में ट्रांसफ़र होती है, वो कभी भी फ्रैक्शनल नंबर में ट्रांसफ़र नहीं होती है, नेगेटिव में नहीं होती है, डेसिमल्स में नहीं होती है, ओनली इंटीग्रल नंबर्स में ट्रांसफ़र होती है. सो electric charge of a body is quantized. This means that only integral numbers like 0, 1, 2, ... to n of electrons can be transferred from one body to the another. Only in integrals number, for example 1, 2, 3 like numbers ही one body से second body में transfer कर सकते हैं. चार्जेस आर नॉट ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन, चार्जेस कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होते हैं. हैंस अ बॉडी पोजेज द टोटल चार्ज ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रिक बॉडी पे अगर चार्जेस होते हैं तो वो ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल्स में शो किए जाते हैं. Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale charges? जब भी हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को मैक्रोस्कोपिक लेवल मीन्स लार्ज स्केल
पे ऑब्जर्व करते हैं, देन क्वांटाइजेशन की थ्योरी को हम एट दैट टाइम एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज हमने जब भी न्यूमेरिकल्स के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू को लिया है, यू विल नोटिस वो 10⁻⁻- के फॉर्म में होती है, नेगेटिव साइन के फॉर्म में होती है। मीन्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम थ्योरी में कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को, लेकिन जब भी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं तो उस समय इलेक्ट्रिक चार्जेस की मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होती है और एट दैट टाइम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू नहीं रह जाती है, इसीलिए हम उसे इग्नोर कर देते हैं। सो इन मैक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल चार्जेस द चार्जेस यूज्ड आर ह्यूज एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जब भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज की मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होती है। हैंस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ नो यूज ऑन मैक्रोस्कोपिक स्केल, देयरफॉर इट इज इग्नोर्ड। सो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई यूज की नहीं रह जाती है, इसलिए हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। Question number 1.5. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appears on both. A similar phenomena is observed with many other pair of bodies. ये हमने बेसिक स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है दैट ग्लास रॉड को जब हम किसी सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं तो दोनों सिस्टम की रॉड पे और क्लॉथ पे दोनों पे चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। कैसे, आप ये याद रखें, अगर किसी भी बॉडी पे हमें इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस करना है देन सिंपलेस्ट मेथड होती है दोनों को रब कर दीजिए। रब करने से फ्रिक्शन होती है और फ्रिक्शन होने की वजह से दोनों बॉडीज पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। मीन्स नेगेटिव साइंस होंगे, अपोजिट साइंस होंगे, बट इक्वल मैग्नीट्यूड्स होंगे। देन ये हमारी जो ऑब्जर्वेशन है ये किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को सेटिस्फाई करती है, हमें वो बताना है। सो rubbing produces charges of equal magnitudes but of opposite nature on the two bodies because charges are created in pairs. जब भी हम किसी बॉडी को रब करते हैं दूसरे बॉडी के साथ तो दोनों बॉडी में इक्वल मैग्नीट्यूड्स के चार्जेस आ जाते हैं, लेकिन दोनों के नेचर्स क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मीन्स अगर एक पॉजिटिव होगी तो एक नेगेटिव होगी। इन दिस केस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं एंड सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। दिस phenomena of charging is called charging by friction. सिस्टम पे इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस्ड होने की इस फिनोमिना को हम फ्रिक्शन कहते हैं। Thus, when a glass rod is rubbed with a silk cloth, opposite natured charge appears on the both of the bodies. तो जब भी हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं देन दोनों पे अपोजिट नेचर के चार्जेस अपीयर हो जाते हैं। दिस फिनोमिना इज इन कंसिस्टेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड ये फिनोमिना क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करती है। देखिए आप इतना याद रखिए, जब भी हम किसी दो बॉडीज को रब करते हैं तो दोनों बॉडीज पे अपोजिट नेचर के चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं बट इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी ग्लास रॉड है इस पे +12 की चार्ज इंड्यूस्ड हुई है एंड सेकेंड वन जो हमारी सिल्क क्लॉथ थी उस पे -12 चार्जेस इंड्यूस होंगे। सो हमारी एनर्जी पूरी की पूरी कंजर्व हो जाएगी। 4 point charges QA is equal to 2 microcoulomb, QB is equal to -5 microcoulomb, QC is equal to 2 microcoulomb and QD is equal to -5 microcoulomb are located at the corners of square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 4 चार्जेस है, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे लोकेटेड है। ये हमारी ABCD कॉर्नर्स हैं, A कॉर्नर एंड C कॉर्नर पे क्या है 2 माइक्रोकुलम के चार्ज लोकेटेड है एंड B एंड D कॉर्नर पे क्या है -5 माइक्रोकुलम के चार्ज लोकेटेड है। देन आफ्टर इस क्वेश्चन में कहा गया है इस स्क्वायर की साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है एंड जस्ट इस स्क्वायर के सेंटर पे एक 1 माइक्रोकुलम की चार्ज को प्लेस किया गया है। सो इस 1 माइक्रोकुलम के चार्ज पे कितना फोर्स इंड्यूस्ड करेंगे ये चारों चार्जेस, गॉट इट, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो गिवन ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर, 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर
ABCD एक स्क्वायर है जिनमें 4 चार्जेस इनके कॉर्नर पे प्लेस किए गए हैं. सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. इनके सारे साइड्स कितने के हैं? 10 सेंटीमीटर्स के हैं. ए चार्ज ऑफ अमाउंट 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट सेंटर O. 1 माइक्रोकूलम की एक चार्ज को हमने इस स्क्वायर के सेंटर पे प्लेस कर दिया है. सो होगी क्या? फर्स्ट केस, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड एट कॉर्नर A एंड C फ्रॉम सेंटर O इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. ये देखिए A एंड C कॉर्नर्स पे जो चार्जेस प्लेस किए गए हैं, हियर यू कैन सी A एंड C पे जो चार्जेस प्लेस किए गए हैं दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है एंड दोनों सेम नेचर की भी है. सो ये क्या करेंगी? एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स इंड्यूस्ड करेगी. ये इधर चली जाएगी एंड ये इधर चली जाएगी. दोनों एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स इंड्यूस करेगी. देन रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? आप देख सकते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. सो जब भी ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस इंड्यूस्ड करते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं एंड नेट फोर्स कितनी हो जाती है? 0. सो इन कॉर्नर्स के थ्रू इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं इंड्यूस्ड हुई है. गॉट इट? नाउ इन सेकेंड केस, similarly, force of attraction between charges placed at corner B and D from center O is equal in magnitude but opposite in direction. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए B and D कॉर्नर्स पे जो चार्जेस प्लेस किए गए हैं इनके भी नेचर कैसे हैं? सेम है एंड मैग्नीट्यूड भी सेम है. बट ये जो चार्ज बीच में प्लेस की गई है ये कितनी इंड्यूस्ड करेगी? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. सो दोनों अट्रैक्ट होगी तो अट्रैक्शन फोर्स लग गई. इसमें भी ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है तो इस O ने इस पे क्या किया? अट्रैक्शन फोर्स लगाया. सो ये देखिए ओवरऑल ये डायरेक्शन क्या हो रही है? अपोजिट डायरेक्शन हो रही है. सो अपोजिट डायरेक्शन हो रही है तो इसकी भी फोर्स क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी. दे विल ऑल्सो कैंसल्ड ईच अदर बिकॉज दोनों ने एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया एंड दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी थी? सेम थी. इसलिए ये नेट फोर्स भी कितनी हो गई? 0 हो गई. इट मीन्स दिस चार्ज पे कोई भी चार्ज फोर्स नहीं लगा पा रही है. हैंस net force by 4 charges placed at corner on the center charge will be 0. सेंटर चार्ज पे कोई भी फोर्स इन चारों चार्जेस की वजह से नहीं लग रही है. सो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी.